रात्रि का जो समय है वो एक सेल्फ हीलिंग का टाइम है। आपने वो समय उसका ख़त्म कर दिया क्योंकि देखो आपने अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना था कर लिया, लेकिन बी स्ट्रिक्ट विद योर चाइल्ड। आप सोचो कि हाँ ये जो मांग रही है मैं दे दूँ, पैकेट फूड दे दूँ, ये दे दूँ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी जी लो। देखो हॉस्पिटलों में बेड की कमी नहीं है, डॉक्टरों के पास पेशेंट्स की कमी नहीं है। महिलाओं को रात में इनर वियर्स पहन के नहीं सोना चाहिए वरना इट कैन कॉज कैंसर। आई थिंक आपने भी वो रील देखा होगा। तो ये सच है क्या ये बात? मतलब मैं लड़कियां आजकल ना वेट लॉस को लेके बहुत इनसिक्योर हैं। और मेरी एक रिसेंटली एक फ्रेंड है, तो मुझे याद है, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो मुझे याद है उसने 1.5 लाख का ट्रीटमेंट ले लिया है और वो रुपए उसने खर्च कर दिए। बायोट्रिक सर्जरी। हाँ, ऐसा ही कुछ किया है मशीनों के थ्रू वेट कम करने का, कुछ नहीं हुआ। वो जो पेट था उतने का उतना ही है, मतलब ऐसा वो बताती है अभी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि जो इनसिक्योरिटी को बिज़नेस बना दिया गया है और ये वेट लॉस के लिए महिलाएं जो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही हैं, सैलून्स में आप देखिए स्लिमिंग किट बेची जा रही है। तो पहले तो कुछ ये बताइए कि भैया ये इनसिक्योर फील करना सही है कि नहीं? ये नेचुरली ही पेट ऐसा बन जाता है एक टाइम के बाद, या फिर अगर कोई नेचुरली वेट लॉस करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए आपको लोग ना नहीं ना कहते, जैसे माएँ हैं किचन में लगी हैं, गेस्ट आगे खाना बना रही हैं, थक गई हैं, फिर भी किसी ने कुछ मांग लिया, चल यार चले जा, या लर्न टू से नो। क्योंकि वो ना जब आप बाहर नहीं ना कहते, वो ना आपके अंदर जब रहता है, वो अंदर ही अंदर एंजाइटी और आपको पता नहीं कितना स्ट्रेस हार्मोन आपके इंक्रीज़ कर देता है। हाय डॉक्टर अमिता मैम, स्वागत है आपका टॉक विद मानवेंद्र के इस पॉडकास्ट में। थैंक यू सो मच। मैम सबसे पहले हम शुरू करते हैं, अभी रिसेंटली पीसीओडी का नाम चेंज हुआ है, पीएमओएस किया गया है। तो ये नाम चेंज होने के बाद मैं देख रहा था कि बहुत सारी डॉक्टर जो है ना बहुत खुश हो रही थी, बट एज ए नॉर्मल जनता हमें नहीं समझ में आया भाई नाम ही चेंज हुआ है, इतना क्या है, तो क्यों ऐसा हो रहा है? देखो कई सालों से ना गलत चीज़ें चल रही थी। ओके। मतलब रॉन्ग डायग्नोज हो रहा था इस बेसिस पे। पहले क्या होता था, पीसीओडी यानी पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़। तो डॉक्टर्स क्या करते थे, अल्ट्रासाउंड में देखते थे, अच्छा सिस्ट नहीं है, ये ठीक है, इसको सिस्ट नहीं है, पीसीओडी नहीं है, जैसे ठीक है पीरियड्स इरेगुलर है, लेकिन अल्ट्रासाउंड में तो आपके सब कुछ नॉर्मल है। तो वो उस चीज़ का इलाज ही नहीं करते थे, या वो सिर्फ जो मेडिसिन देते थे, जैसे ओनली रिगार्डिंग योर सिस्ट। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था हमारे पिछले पॉडकास्ट में भी कि नॉरेथिस्टेरॉन या सिर्फ पिल दे दी कि जो उनकी सिस्ट पे काम करे। किसी ने ये सोचा ही नहीं कि इट इज़ अ होल बॉडी। जबकि आयुर्वेद ये 5000 वर्ष पुराना जानते, मतलब मुझे प्रैक्टिस करते आज 18 साल हो गए हैं, और मेरी प्रैक्टिस में मैं स्टार्टिंग से जो है गट पे फोकस किया है। तो इसका अब नाम है पॉली एंडोक्राइन मेटाबॉलिक ओवेरियन सिंड्रोम। यानी अब जाके आफ्टर 10 साल बाद लेंसेट ने ये रिसर्च डाला है कि ये सिर्फ ओवरी का डिजीज़ नहीं है, इसमें सिर्फ आपको ओवरी की मेडिसिन नहीं देनी है, इसमें आपको पूरा सिस्टम ठीक करना है। इसमें क्या हो रहा है, देखो इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ रही है, तो इसीलिए ये मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। एंडोक्राइन आ गया यानी हार्मोन्स इन्वॉल्व है, तो इसमें आपका डाइजेशन इन्वॉल्व है, हार्मोन इन्वॉल्व है, लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है, इंसुलिन रेजिस्टेंस इन्वॉल्व है। इसीलिए ये पूरा हेड टू टो इन्वॉल्व है, नॉट ओनली यूट्रस। तो इसीलिए अब जब इसका नाम चेंज हुआ है तो अब डॉक्टर्स को भी ये यकीन है कि हाँ अगर हम इसको ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ट्रीट करेंगे तो पेशेंट पक्का ठीक होगा। ठीक है मैम, ये बात मैं आपकी समझा। मैम एक और क्वेश्चन है मेरा कि आजकल पीएमओएस या इरेगुलर पीरियड्स ये बहुत ही ज़्यादा छोटी छोटी एज में भी बच्चियों को हो रहा है। जबकि अभी मैं एक गायनी का मैंने पॉडकास्ट किया था तो उन्होंने ये बोला था कि एक्चुअल में इतनी जल्दी तो पीरियड्स भी नहीं आने चाहिए, पर बहुत सारी लड़कियों को किसी किसी को बहुत जल्दी आ जा रहे हैं, किसी के साथ ये हो रहा है कि पीरियड बहुत इरेगुलर हो जा रहे हैं। तो ये अचानक से ऐसा क्या हुआ लाइफस्टाइल में, या फिर क्या ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से चीज़ें देखने को मिल रही है? बच्चे हमेशा अपने माँ बाप को फॉलो करते हैं। अगर आपको अपने बच्चे को हेल्दी बनाना है, सबसे पहले आपको खुद को चेंज करना है। मेरे सामने बहुत ओपीडी में ऐसे केसेस हैं जिसमें पेरेंट्स कहते हैं इट्स आवर लाइफस्टाइल। रात को लेट सो रहे हैं तो क्या हो गया, इट्स आवर लाइफस्टाइल। बच्चे भी वैसे ही हैं, रात को 11 बजे सो रहे हैं, 12 बजे सो रहे हैं, 2-2 बजे तक इंस्टाग्राम स्क्रॉल अप कर रहे हैं। देखिए रात को हमारी बॉडी रीसेट करती है, मतलब जैसे आप कंप्यूटर लैपटॉप को रिबूट करते हैं, हमारी बॉडी का भी एक सिस्टम है कि रात्रि का जो समय है वो एक सेल्फ हीलिंग का टाइम है। आपने वो समय उसका ख़त्म कर दिया, आप रात को लेट नाइट सो रहे हो, उससे आपके पेट में वात वृद्धि होगा, बॉडी में पूरा मतलब इनडाइजेशन होगा आपको। तो धीरे धीरे लाइफस्टाइल सिंड्रोम्स तो आने ही हैं आपको। तो बेसिकली ये मेटाबॉलिक के साथ साथ लाइफस्टाइल, एक तो खाने को हमें वैसे प्योर नहीं मिल रहा है, जंक की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं, लेट नाइट हम खा रहे हैं। आयुर्वेद कहता है सूर्यास्त के बाद नहीं खाना चाहिए। 2-3 चीज़ें अगर हम करेक्ट कर दें, मतलब सूर्यास्त के बाद खाना कम कर दें और सिर्फ बहुत ही अगर सूप वगैरह लेना है, हल्का ओट्स वगैरह लेना है, वो सब ले लें और जल्दी सोएं, मतलब अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज, तो उससे ये काफ़ी हद तक ठीक हो जाएगा। मैम अगर कोई पेरेंट इस वीडियो को देख रहा है
या कोई ऐसे लोग जो अभी पेरेंट बनने वाले हैं, उनको अपनी बेटियों के लिए कुछ ऐसे 2-3 टिप्स बताइए जो वो करके रखें या वो करते रहें, जिससे कि उनकी बच्चियों को ये पीरियड्स की प्रॉब्लम, पीएमओएस की प्रॉब्लम, थायराइड की प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो। मैं आपको अपनी बेटी की एग्जांपल देती हूँ। ठीक है। मेरी डॉटर आज 12 साल की है और वो जब भी टिफ़िन लेके जाती है तो उसने ये कहना, मम्मा आप क्या सब्जी रोटी डालते हो? मेरी फ्रेंड तो पास्ता लेके आती है, मेरी वो फ्रेंड फ्रेंच फ्राइज लेके आती है, मेयोनीज वाले सैंडविच लेके आती है। आई आस्क्ड हर कि प्लक्षा कीप ऑन सिंग, हर नेम इज़ प्लक्षा, कीप ऑन सिंग, देखो तुम लोगों को क्या लेके आ रहे हैं, कैसे है। एंड शी टोल्ड मी कि जो पीरियड्स 12 से 13 साल की उम्र में आने चाहिए, वो बच्चे जो अपने टिफ़िन में जल्दी के चक्कर में, एक शॉर्टकट मारने के चक्कर में पैटीज डाल दी, ब्रेड डाल दिया, इतना कुछ डाल दिया, बच्चों का पूरा फ्यूचर ख़राब हो रहा है। अब वो बच्चियाँ छोटी एज में मोटी हो रही हैं, 2nd-3rd क्लास में पीरियड शुरू हो रहे हैं। इज़ इट द एज? मतलब 7 साल के बच्चे को पीरियड आ रहे हैं, उसका HB डाउन जाएगा, सीवियर ब्लीडिंग हो रही है, इरेगुलर पीरियड्स है, मतलब PMOS ऑलरेडी बनना शुरू हो चुका है। तो मेरे ख्याल से जो पेरेंट्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं या जिनकी भी बेटियां हैं, आपके माध्यम से मैं उनको ये ज़रूर बोलना चाहूँगी कि देखो आपने अपनी ज़िंदगी के साथ जो करना था कर लिया, लेकिन बी स्ट्रिक्ट विथ योर चाइल्ड। आप सोचो कि हाँ ये जो मांग रही है मैं दे दूँ, पैकेट फूड दे दूँ, ये दे दूँ, कोई बात नहीं, ज़िंदगी है, ज़िंदगी जी लो। देखो हॉस्पिटलों में बेड की कमी नहीं है, डॉक्टरों के पास पेशेंट्स की कमी नहीं है। ये आपको सोचना है कि आपको अपने बच्चे को एक हेल्दी लाइफ देनी है या नहीं। आपको उसके सामने एग्जाम्पल सेट करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू टेल हर कि आपको 5 तरह की सब्जियां दिन में खानी है, आपको 1-2 फ्रूट दिन में खाने हैं, आपको जितना पैक्ड फूड है उसको छोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आने वाले टाइम में इनफर्टिलिटी का रेशियो 95% तक चला जाएगा। अभी 65 ऑलरेडी है। मैम मुझे आप 3 ऐसे टिप्स बताइए जो भी पेरेंट बनने वाले हैं या फिर जो पेरेंट हैं कि उनकी बच्ची को पीएमएस, थायराइड, इरेगुलर पीरियड्स ऐसी प्रॉब्लम फ्यूचर में ना हो, तो वो ध्यान रखें। एक तो वो अपने बच्चे को कोई फिजिकल एक्टिविटी ज्वाइन कराए, ठीक है। मतलब फ़ोन वगैरह स्क्रीन टाइम छोड़ के फिजिकल एक्टिविटी, इधर है। एनी डांस हो गया, बैडमिंटन है, बास्केटबॉल है, साइकिलिंग है, कुछ भी। सेकेंडली अपने बच्चे का लेट नाइट फूड बंद करिए, मतलब ठीक है। कोशिश करिए आपका बच्चा 8 बजे से पहले जो खाना है खा ले। रात को दूध देने की प्रथा ख़त्म करिए। ठीक है। दूध देना है आपको शाम को 4 बजे से पहले देना है। और तीसरी चीज़ है, जितना भी हो डेली आपका बच्चा कम से कम 3 तरह की सब्जियां ज़रूर खाए, 1 फ्रूट खाए और 3 तरह की सब्जियां। अगर इस न्यूट्रिशन का आप ध्यान रखते हैं तो बच्चा हेल्दी रहेगा। मैम मेरा एक थोड़ा अनऑर्थोडॉक्स क्वेश्चन है हमारे टॉपिक से हटके। क्या जो आज की डेट में लड़कियों को हार्ट ब्रेक का इशू है, एनजाइटी का इशू है, पर्सनल प्रॉब्लम है, मेंटल प्रेशर है, लाइफ का स्ट्रगल है, ये सब भी कारण बनता है क्या पीरियड्स इरेगुलर होने में या पीएमओएस या थायराइड जैसी सिचुएशन आने में? 100%। देखो एनजाइटी जितना भी रहेगा, हमारी बॉडी स्ट्रेस में चली जाती है, कॉर्टिजोल बढ़ जाते हैं, हमारे ब्रेन में हैप्पी हार्मोन भी सिक्रीट होता है और स्ट्रेस हार्मोन भी सिक्रीट होता है। जैसे आप एनजाइटी में गए हो, जैसे थोड़ा सा भी आपको लगता है किसी चीज़ का स्ट्रेस आ गया, बॉडी अंडर स्ट्रेस फील करेगी, जैसे कॉर्टिजोल सिक्रीट होगा आपकी बॉडी जो अच्छे हार्मोन बनाना है बंद कर देगी, आपका जो मंथली साइकिल है वो इर्रेगुलर हो जाएगा। कई केसेस में ये देखा गया है कि डाइट अच्छी ले रहे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन स्ट्रेस इतना ज़्यादा है कि उसकी वजह से PMOS हो रहा है। इसीलिए इसको एंडोक्राइन मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी बोला गया, बिकॉज इट इज़ इन्वॉल्व, मतलब आपका पूरा का पूरा ब्रेन इसमें इन्वॉल्व है। हमारा यूट्रस ज़रूर आपको लग रहा है कि इट्स द लोअर पार्ट ऑफ आवर बॉडी, लेकिन रेगुलेट तो ब्रेन कर रहा है। ब्रेन ही हेल्दी नहीं है, ब्रेन इतनी एंजाइटी में है तो कैसे रेगुलेट होगा? तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर कोई लड़की टॉक्सिक एनवायरनमेंट में है तो उसका उसके बॉडी पे बायोलॉजिकली भी बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा? करेक्ट, 100%। आप देखो कई बार प्रेगनेंसी में अगर फीमेल खुश नहीं है, अगर उसके आसपास नेगेटिव हो रहा है, फैमिली उसको सपोर्ट ही नहीं कर रही है, वो अकेली जूझ रही है, और मोस्टली देखा जाता है पोस्टपार्टम डिप्रेशन में कि जब तक तो बच्चा नहीं हुआ, लड़की जी बहुत अच्छी है, संस्कारी है, सारे काम कर रही है, जैसे बच्चा हो गया उसको भी तो टाइम चाहिए ना अपनी बॉडी को रीसेट करने में। आप मनविंदर जी एक लड़के हो, आप मुझे बताइए पूरे महीने में आपका कितना मूड स्विंग होता है? कम होता है। राइट। एक लड़की का एक जैसी वो है ही नहीं है पूरे महीने में। पहले 10 दिन उसमें कोई और हार्मोन है, अगले 10 दिन उसमें कोई और हार्मोन है, फिर कभी FSH, LH, प्रोजेस्टेरॉन, मतलब अलग अलग हार्मोन्स फ्लक्चुएट हो रही है, उस हिसाब से उसका मूड वेरिएशन रहता है। ये उसके अपने हाथ में है ही नहीं है। लेकिन लोग क्या कहते हैं, बड़े नखरे करती है जी,
इसी को प्रॉब्लम है। मतलब समझते ही नहीं है कि जो लड़की एक मेंस्ट्रुअल फेज में जा रही है, कई बार तो वो झांसी की रानी जैसा फील करती है और कई बार तो उसको ऐसा लगता है कि मैं ही सबसे दुखी हूँ, एक नेगेटिव फेज आता है। तो एज अ हस्बैंड या एज अ बॉयफ्रेंड या एज अ केयर टेकर या एज अ फादर आप अपने बच्चे को और अपने पार्टनर को इतना सिक्योर फील कराएं कि उसको मतलब उस तरह का पैम्परनेस चाहिए। और आफ्टर डिलीवरी भी अकेली बच्चा जो है माँ के लिए नहीं है, मतलब बच्चा सबकी जिम्मेदारी है, ताकि फीमेल को हीलिंग का टाइम मिले। इसीलिए पोस्टमार्टम डिप्रेशन बढ़ रहे हैं, एंजाइटी के कारण कॉर्टिसोल लेवल इंक्रीज हो रहे हैं। थोड़ा मैम ना ये पोस्टपार्टम डिप्रेशन के बारे में मैं आपसे और जानना चाहूँगा। अभी रिसेंटली कियारा आडवाणी ने भी एक पॉडकास्ट किया था, तो उसमें वो रो भी दी थी अपनी ये बातें बताते हुए कि जब पति घर में नहीं थे तो उनको बहुत रोना आता था, लोग सपोर्ट करते थे। ऐसे बाहर सुनने के लिए हम लोगों को ऐसा लग सकता है कि अरे ठीक है, नहीं थे फिर आ जाएंगे, क्यों रोना, लेकिन एक्चुअल में ये प्रॉब्लम्स होती हैं। तो पोस्टपार्टम डिप्रेशन थोड़ा सा मैम अच्छे से डिकोड करिए कि क्यों होता है, पहली चीज़। दूसरा कि क्या फील होता है उस समय महिला को, क्योंकि आप भी एक मदर हैं तो आपका भी वो फेज़ रहा होगा। मुझे लगता है 100% फीमेल्स को होता है, सबको होता है। क्योंकि हम एक फ्रीडम वाली लाइफ जीते हैं, अपनी मर्ज़ी से सोना, अपनी मर्ज़ी से उठना, अपनी मर्ज़ी से खाना। जब एक बच्चा हो जाता है एज अ मदर, हमें उसके हिसाब से भी चलना है। और जिस मदर को मोस्टली, तो मैं अपने ओपीडी में भी यही कहती हूँ कि जब बच्चा उठे उठो, जब बच्चा सोए सो जाओ, ताकि आपकी नींद भी पूरी हो जाए बच्चे के साथ। अब इसमें कई फैमिली सपोर्ट करती है, कई नहीं करती हैं। वो कहते हैं बच्चा सो गया अब तुम काम करो, बॉडी को रीसेट होने का टाइम ही नहीं मिला। देखो फीमेल की बॉडी मतलब डिलीवरी के टाइम पे इतना दर्द होता है जैसे 100 हड्डियाँ टूटती हैं। किसी को बोलो वो पेन सह के देखे फिर पता लगे। मतलब इतना ऑलरेडी पेन से जाने के बाद एक छोटी नन्ही सी जान को भी देखना, खुद को भी देखना। तो आई फील कि कम से कम जब तक बच्चा 5 साल का नहीं हो जाता, फीमेल उस पोस्टपार्टम डिप्रेशन में रहती है। अब ये घर वालों के हाथ में है कि उसको डिप्रेशन हो या ना हो। अगर तो आपके पास हाउस हेल्प रखने का है, आप रखो। आप जैसे शादी से पहले क्या होता है, आप किसी लड़की को प्रपोज करते हो, डेट करते हो, उसको खुश करते हो ना। जब शादी होगी तो क्या हुआ, टेक हर वो ग्रांटेड, ये नहीं होना चाहिए। मतलब आप एक फूल ला के दे दो, आपकी वाइफ इतनी खुश हो जाएगी कि पूरा दिन वो अकेले बच्चा संभाल सकती है। पर उसको छोटी छोटी खुशियाँ चाहिए, बड़ी खुशियाँ नहीं चाहिए। उसको ये दिखना चाहिए कि अगर मैं अपना टाइम सेक्रीफाइस कर रही हूँ तो मुझे फैमिली सपोर्ट कर रही है, मुझे फैमिली देख रही है कि मैं रात को जाग रही हूँ। अब रात को जागना अकेले फीमेल की जिम्मेदारी नहीं, दादा दादी, नाना नानी, हस्बैंड जो भी है। और अगर कोई नहीं है, आप न्यूट्रल फैमिली में हो, न्यूक्लियर फैमिली में हो, तो आप हाउस हेल्प रखो। बट यू हैव टू प्रोटेक्ट हर ऑल्सो, शी इज़ ऑल्सो अ चाइल्ड। तो फीमेल को कहीं ना कहीं इग्नोर किया जाता है। मैम मदर बनने के बाद ना एक और टाइप का डिप्रेशन रहता है, वो ब्रेस्ट फीडिंग बहुत सारी महिलाएं नहीं करा पाती हैं। कुछ जैसे आपने बोला आजकल हार्मोन ऊपर नीचे होता है, तो वो महिला भी बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में चली जाती है। क्योंकि मैंने अपने परिवार में एक ऐसा मामला देखा हुआ है, तो उनको ऐसा लगता है कि वी आर नॉट डूइंग इनफ फॉर आवर किड, या इस तरीके की भावनाएं आती हैं। तो मेरा यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। पहला तो ये कि ये प्रॉब्लम क्यों होती है, दूसरा कि क्या इसका सॉल्यूशन है, और तीसरा कि ये जो प्रॉब्लम है आप इसको देखते हैं क्या, ऐसे भी पेशेंट्स आते हैं? ये आपने इतना अच्छा क्वेश्चन किया है कि मुझे लगता है कि जितनी फीमेल्स हैं ना, वो खुल के इस पे बात नहीं करती हैं। जैसे डिलीवरी होती है, प्राइमी ग्रेविडा बोला जाता है पहली बार डिलीवरी होने को। सेकेंड टाइम तो मिल्क प्रोडक्शन अच्छा आता है। फर्स्ट टाइम में क्या होता है कि ब्रेस्ट के निपल्स टेक्स टाइम टू ग्रो। मतलब उसमें मिल्क डक्ट है, मिल्क आ रहा है, बच्चे को लैच करना पड़ता है, बच्चा सकिंग करता है, मदर के कांटेक्ट में आता है तो मिल्क प्रोडक्शन होता है। सब में मिल्क प्रोडक्शन होता है, ये बात गलत है कि नहीं होता है। जो फीमेल्स कोशिश नहीं करती हैं, जिनके घर वाले साथ नहीं देते हैं, वो होता है। मैं आपको अगर अपने बच्चों की एग्जांपल दूं, तो मेरी जब नॉर्मल डिलीवरी हुई थी तो हॉस्पिटल में ही डॉक्टर ने बॉटल दे दिया था घर वालों को कि भाई इनको दो, मदर अभी ओके नहीं है। मेरे हस्बैंड ने उठा के फेंक दिया, क्योंकि बच्चा पहले 1 हफ्ते में जस्ट हाफ स्पून 1 स्पून उसकी डाइट होती है। लोग समझते हैं बच्चा भूखा रह जाएगा, इसको फटाफट बॉटल लगा दो, फटाफट बॉटल लगा दो, उससे उसकी सारी ज़िंदगी ख़राब हो जाती है। आप देखो जो बच्चे बॉटल पे है वो सबसे ज़्यादा पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, और जो बच्चे मदर फीड पे वो कभी नहीं जाते। तो मदर्स को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। कम से कम डिलीवरी होते ही पहले 15 दिन लैचिंग बच्चे को हर 2 घंटे बाद करानी चाहिए। निपल स्वेल होंगे, पेन होगी, आई कैन अंडरस्टैंड। कोकोनट ऑयल लगाइए, आप हल्का मसाज दीजिए, हॉट फर्मेंटेशन दीजिए, पर बच्चे को लैचिंग ज़रूर कराइए। एक तो उससे मदर और बच्चे का बॉन्ड अच्छा होता है और पोस्टपार्टम डिप्रेशन हील होता है। एक बच्चा जब माँ की गोदी में आ जाता है ना, वो सारे दुख भूल जाती है। तो उस चीज़ में भी बहुत हेल्प करता है, आपके स्ट्रेस लेवल को डाउन करता है, और सबसे इम्पॉर्टेंट आपका वेट लॉस करता है।
आई लॉस्ट 25 kg आफ्टर माई फर्स्ट बर्थ बेबी के, मतलब 85 kg वॉज माई वेट, विद इन 3 months विद मदर फीड 25 kg डाउन। सबसे अच्छा वेट लॉस का तरीका है, मतलब जिसको मोटिवेशन चाहिए ना वो ये सोच ले मेरा वेट लॉस हो जाएगा और मैं ज़रूर बच्चे को ये करवाऊँ। और इन केस जैसे आपने बोला कि जो नहीं करवा पा रहे हैं, जिनका नहीं हो रहा है, दे शुड स्टार्ट टेकिंग शतावरी। शतावरी आयुर्वेद में एक ऐसी हर्ब है जो नेचुरल मिल्क प्रोडक्शन बहुत अच्छा करती है। और जीरे का पानी, मतलब डिलीवरी होते ही शुरू कर दो जीरे का पानी। जीरे का पानी आप जितना पियोगे मिल्क डक्ट्स डायलेट होंगी, आपको पेन कम होगा और मिल्क प्रोडक्शन अच्छा होगा। और मैम अगर इन सब के बावजूद भी अगर किसी को नहीं हो रहा है तो फार्मूला मिल्क जो पिलाया जाता है, इज़ इट सेफ, इज़ इट एडवाइजेबल टू टेक, वरना फिर क्या किया जाए? देखो ऑप्शन नहीं है, अगर तो बच्चा वीक है और लो बर्थ वेट के साथ आया तब तो देना ही पड़ेगा, यू डोंट हैव एनी ऑप्शन। लेकिन अगर बच्चा हेल्दी वेट का है तो आप कोशिश कर सकते हैं कि देखो 6 मंथ तक तो हम कहते हैं कि बच्चे को काउ मिल्क नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसमें केजिन नाम का एक प्रोटीन होता है जो बच्चे के लिए सेफ़ नहीं है, और वाटर भी नहीं देना चाहिए। तो स्ट्रिक्टली 6 मंथ के लिए मदर फीड पे रखना चाहिए या फॉर्मूला मिल्क पे रखना चाहिए। मैम ऐसा क्यों होता है कि लड़कियों को, एज ए बॉय मैं समझना चाहता हूँ कि उन्हें पता पड़ जाता है कि मेरे पीरियड्स आने वाले हैं? मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कोई भी फ्रेंड है या कुछ है तो वो बता देती है कि नहीं यार मेरे पीरियड्स आने वाले हैं, यार वी एम गोइंग टू डाउन। तो आप लोगों को कैसे पता पड़ता है, लाइक बॉडी क्या सिम्टम्स देने लगती है? ट्रैकिंग ऐप। अच्छा। आजकल तो आई थिंक सो कि इतना काम का बर्डन है कि बॉडी सिग्नल्स तो जिसके तो नॉर्मल आता है, जिसको कोई पेन नहीं है, उसको ट्रैक ऐप करना पड़ता है। अच्छा। कि अगर 26 डेज का है तो 26 डेज बाद आता है। हाँ, जिनको हल्का क्रैम्पिंग पेन रहता है, दे स्टार्ट हैविंग पेन इन द थाइस, थाई रीजन में और लोअर बैक पे हल्का सा पेन होता है। टू लेट इट गो, कि जो एंडोमेट्रियल बना है, मतलब यूट्रस की अंदर की लेयर जो थिक हुई है, वो वेट करता है कि जैसे प्रेगनेंसी हो, लेकिन जब प्रेगनेंसी नहीं होती तो वही शेड होती है, उसी को पीरियड्स कहते हैं। तो उसके लिए ये है कि जब वो शेडिंग स्टार्ट होने वाली होती है उससे 1-2 दिन पहले हल्का हल्का सा हैवीनेस या क्रैम्पिंग पेन जो है थाइज या लोअर एब्डोमेन में रह सकता है। मैम अभी मेरा जो अगला टॉपिक है वो भी एक बहुत ही ज़्यादा रिलेटेबल है हर महिला के लिए एंड पुरुष के लिए भी, वो है इनफर्टिलिटी। आजकल ये बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, पर इसमें प्रॉब्लम ये मुझे लगता है कि ज़्यादातर केसेस में महिलाओं को ही क्वेश्चन में कर दिया जाता है, बट रियलिटी जो रिसर्च कह रही है या जो पेशेंट्स डॉक्टर के थ्रू बताया जाता है, क्योंकि इंडिया में जो डेटा भी देखेंगे तो मेन बड़े एज में शादी करते हैं, महिलाएं जो शादी करती हैं कम एज में करती हैं। तो डेटा भी यही सपोर्ट करता है कि ज़्यादा प्रॉब्लम्स मेन में होने के चांसेस हैं इंस्टेड ऑफ वुमेन। पर परिवार में, समाज में थोड़ा सा महिलाओं पे ज़्यादा किया जाता है। तो पहले तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि इनफर्टिलिटी एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम आज की डेट में क्यों बढ़ रही है, फिर वी विल टॉक अबाउट इन डिटेल इसके बारे में। इनफर्टिलिटी के कॉजेज़ बहुत सारे हैं, लाइफस्टाइल चेंजेस है। सेकेंडली जितना डिजिटली हम रह रहे हैं, जैसे लैपटॉप थाइस में रखते हैं, उसके कारण मेल इनफर्टिलिटी रहता है। क्योंकि आपने सुना होगा कि मेल के जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है, जो टेस्टिस हैं, उसके अराउंड जो टेम्परेचर है दैट शुड बी कूल। आयुर्वेद में शुक्र यानी स्पर्म को सौम्य माना जाता है, ठंडा रहना चाहिए। लेकिन जितना हम हीटिंग एरियाज़ में रहते हैं, ज़्यादा लोग जो बाइक चलाते हैं या ज़्यादा लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं, ड्राइविंग ज़्यादा करते हैं, उनमें ये प्रॉब्लम बहुत आती है। बेसिकली आप कह रहे हैं लैपटॉप यहाँ रखे नहीं है हम नहीं, लोग? टेबल पे। अच्छा। हाँ, इफ़ेक्ट करता ही करता है। ठीक है। सेकेंडली आपको कोशिश करनी चाहिए कि जीन्स वगैरह ज़्यादा नहीं, मतलब चेंज कर करके कभी लोअर कभी कुछ, क्योंकि अगर आप अपने टेस्टिस का टेम्परेचर इतना हीटअप रखेंगे तो स्पर्म मॉर्फोलॉजी ख़राब होनी ही होनी है। पहले होता था कि बहुत रेयर 10-15% सुनने को मिलता था कि कोई मेन में स्पर्म की आपकी सीमेन मोर्टेलिटी कम है। आजकल मोर्टेलिटी कम है और मॉर्फोलॉजी तो ऐसी बिगड़ी हुई है कि अगर किसी के 45% भी स्पर्म काउंट ठीक है, अगर उसकी आप मॉर्फोलॉजी चेक करवाओगे, जो कि कई नहीं करवाते हैं। मॉर्फोलॉजी एक्चुअल टेस्ट है जिसमें हमें पता लगता है कि स्पर्म का हेड ठीक नहीं है, टेल ठीक नहीं है, अब वो है ही डेड, है ही नहीं है कुछ। तो फिर मतलब वी हैव टू टेक कि 50-50%। हर केस में एक हेल्दी कपल जो प्रेगनेंसी प्लान कर रहा है उसको ये सोचना चाहिए कि अगर मैं अपनी पार्टनर फीमेल के टेस्ट करा रहा हूँ तो मुझे अपने भी करवाने चाहिए। उसका एक ही टेस्ट है, सीमेन एनालिसिस और स्पर्म मॉर्फोलॉजी, उसी से हमें पता लग जाता है। और अगर उसमें कोई कमी है तो उसके लिए मेडिकेशन में ज़रूर जाना चाहिए। मैम जैसे ना ये इनफर्टिलिटी में कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा कारण होता है सेक्सुअल लाइफ की कपल की अच्छी ना होना भी। बहुत बार होता है लोग दूर दूर रह रहे हैं, अलग अलग जगह जॉब कर रहे हैं, कब मिल रहे हैं कब नहीं मिल रहे हैं। मैम आजकल इनफर्टिलिटी का एक बहुत बड़ा कारण ना लोगों का बहुत दूर रहना भी है, लाइफस्टाइल का भी हो गया, सब बिजी हैं अपने लाइफ में। तो व्हाट इज़ द आइडियल टाइम
प्रेग्नेंट होने के लिए एक महिला के लिए? अगर जिसका साइकिल तो 28 दिनों का है, वो 10वें दिन से लेकर 18वें दिन के बीच में, मोस्टली इसको आप ब्रॉड स्पेक्ट्रम में ले सकते हैं, क्योंकि कई फीमेल्स का 30 दिन का है, कई का 35 का भी हो सकता है, किसी का 22-24 का भी हो सकता है। तो फ्रॉम 20 to 35 डेज़ के बीच में जो भी आपका साइकिल है, उसमें आप कोशिश करिए जिस दिन पीरियड आए हैं उसको फर्स्ट डे मानना है। ठीक है। पीरियड के बाद वाला नहीं, पीरियड का फर्स्ट डे इज़ द फर्स्ट डे। उसके बाद से आपको काउंट करना है 10 डे, मतलब 10 डेज़ में उसका ओव्यूलेशन जो है स्टार्ट होने लगता है, एलएच सर्ज हो जाता है। जब एलएच हार्मोन बढ़ती है तो ओव्यूलेशन होता है। तो आइडियल टाइम जो रहता है ना, वो मिड टाइम रहता है, मतलब पीरियड्स के 10th डे से लेकर 16 to 18 डे, ये जो एक हफ्ते का टाइम है बहुत क्रूशियल होता है। इसमें कोशिश करिए, मतलब जो भी कपल है एटलीस्ट वो डेली क्वाइटस करे या ऑल्टरनेट डे पे करे टू गेट अ गुड एंड हेल्दी प्रेगनेंसी। मैम बहुत सारी महिलाएं ये प्रॉब्लम लेके भी आती हैं कि उनके पति को ईडी की प्रॉब्लम है, बट अभी क्या है कि मेन जो है वो ईगो इतना ज़्यादा होता है कि वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं या डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। ये बहुत बार मैंने ऐसा बहुत लोगों के थ्रू ये चीज़ें सुनी है, बहुत बार डॉक्टर्स ये बातें बताते हैं, इवन आप भी इस चीज़ को मुझे लगता है कि सही बोलेंगे कि ऐसा होता है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक महिला को ये चीज़ कंफर्म कैसे करे, पहले तो वो कि भाई मेरे पति को ईडी की प्रॉब्लम है। इरेक्टाइल डिसफंक्शन कंफर्म करने के लिए देखिए, जो भी आपका पार्टनर है आपको पता लग जाएगा, ईदर हैविंग अर्ली डिस्चार्ज या इरेक्शन इशू आ रहा है मेल्स में। और इसके लिए ये कोई भी चीज़ छुपाने वाली नहीं है। लोग क्या करते हैं, केमिस्ट के पास जाके ना, आई वोंट नेम एनी ब्रांड, पर केमिस्ट के पास जाके ना जल्दी से कोई टैबलेट ले लेंगे कि टेडाफिल टेम्परेरी, सबसे ज़्यादा चलता हाँ, है। मतलब टेम्परेरी, एक ईगो दिखाने के लिए कि आई एम फिट। अरे आप उल्टा कर रहे हो। मतलब हमारी ओपीडी में 25 साल के लड़के आए हैं जो केमिस्ट से ऐसी दवाइयाँ लेके खा रहे हैं और अब वो रो रहे हैं, दे आर इनटू डिप्रेशन, सुसाइडल अटेम्प्ट्स पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि अब उनके मैरिज का टाइम है एंड इट्स ऑलमोस्ट ज़ीरो इरेक्शन। तो उसमें आपकी फैमिली कैसे बिल्डअप होगी जब आप पहले ही गलत डायरेक्शन में जा रहे हो? तो अगर आपको कोई ऐसी समस्या आती है, एज अ कपल यू शुड कम टू अ गुड डॉक्टर या काउंसलर। देखो, इसमें आपको अच्छी अच्छी आयुर्वेदिक हर्ब से 100% रिजल्ट मिलता है और बहुत अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। इसमें इमीडिएटली किसी भी केमिकल पे नहीं जाना चाहिए। ठीक है मैम, एक आइडियल सेक्स टाइम क्या है आपके हिसाब से, एज ए डॉक्टर आप क्या बताएंगे? मतलब मिनिमम ये तो है तो फिर ठीक है। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर बॉन्डिंग बिटवीन हस्बैंड एंड वाइफ। मैंने ये देखा है कि जो लोगों में इमोशनल बॉन्डिंग है ना, उनका परिवार बहुत सुखी है। वो चाहे 70-80 साल के भी है ना, अगर ओल्ड एज भी है, स्टिल दे आर सो कनेक्टेड, सो गुड, और बच्चे उनसे इंस्पायर होकर एक हेल्दी लिविंग लाइफ रहता है। तो आइडियल टाइम इज़ नॉट एनी, मीन्स आई वुड से एवरी डे इज़ आइडियल व्हेन यू हैव अ गुड बॉन्डिंग। It's more about mental connection, it's more about emotional bond. When you emotionally bond, you're understanding your partner, like she is not okay or she's saying no, she's saying yes, you're understanding everything. तो वो सबसे अच्छी चीज़ है कि अपने पार्टनर का इशारा भी समझना। तो आई थिंक कि वो लाइफ सबसे अच्छी है। मोस्टली कपल हैं 15 साल शादी के बाद वो स्पार्क ही खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि आप उनको वैसे ट्रीट करना बंद कर देते हो। यू टेकन हर फॉर ग्रांटेड। ले आओ एक बुके, दे दो एक फूल, देखो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इवन वी सी आवर पेरेंट्स ऑल्सो कि वो कोशिश ही नहीं करते एक दूसरे को खुश करने की, क्योंकि उनको लगता है ठीक है वाइफ है कर रही है, हस्बैंड है कर रहा है, छोटी छोटी चीज़ों में खुश करिए। वैसे आप डॉक्टर हैं मैम, थोड़ा डॉक्टर से हट के एक क्वेश्चन मैं पूछता हूँ, एक लड़की के दिल तक पहुँचने का सही तरीका क्या है? आई थिंक उसको समझना। एक लड़की को अगर आप समझ रहे हैं, बिकॉज फीमेल नेवर वॉन्ट्स इंटीमेसी और मोर, शी ऑलवेज वॉन्ट्स अ वार्म हग। इफ़ समबडी पैट्स ऑन हर बैक, आई एम विद यू, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जब उसको हर वक्त ये फील हो कि हाँ यार ये मेरे लिए खड़ा है, ये मेरे लिए है। आजकल इतने डाइवोर्स केस आ रहे हैं, इतने मर्डर केसेस आ रहे हैं, इतना कुछ हम देख रहे हैं, अभी भी इतना हाईलाइट हो रहा है, ट्विशा केस है या दीपिका या कोई भी है। क्यों? हस्बैंड ही साथ नहीं है, फैमिली सारी एक तरफ, आपका हस्बैंड आपके साथ है ना, आप कुछ भी कर सकते हो। तो नॉट ओनली फीमेल को भी हस्बैंड को समझना चाहिए। कई फीमेल्स हैं जिनके हस्बैंड बहुत अच्छे हैं लेकिन वो टेकन फॉर ग्रांटेड, यूजिंग मनी एंड एवरीथिंग। आई फील एज अ कपल, अगर आप दोनों, फॉर एन एग्जाम्पल अनुष्का एंड विराट कोहली, आप देखो स्पिरिचुअली भी साथ हैं, हर चीज़ में साथ हैं, तो वो एक आइडियल कपल अपने आप बन जाता है। मैम एक मतलब बुक पढ़ रहा था मैं, उसमें साइंटिफिक एक बात लिखी हुई थी कि जब एक लड़की बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में होती है तो जो ग्लो होता है ना स्किन का, जो फेशियल ग्लो होता है वो भी चला जाता है, फिर आप चाहे कितना भी इलाज करा लो वो नहीं आ पाएगा। तो आप एज ए डॉक्टर ये पहले तो मुझे ये बताइए कि क्या ये सही बात पढ़ी थी कि बकवास पढ़ ली मैंने? बिल्कुल सही पढ़ा आपने।
कोई भी स्ट्रेस में आप चेहरा देख के बता दोगे कि ये बंदा स्ट्रेस में है, आंखें अंदर धस गई हैं, डार्क सर्कल्स आ गए हैं, क्यों? क्योंकि फ्री रेडिकल्स बॉडी के ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस में चली जाती है बॉडी। और दिस इज़ 100% ट्रू। हमारी क्योंकि ब्रेन हार्मोन्स इस पे काम करती है, हम जितना स्ट्रेस लेते हैं, एनजाइटी है, कोई चीज़ सोची जा रहे हैं, नेगेटिव थॉट अंदर है, तो हैप्पी हार्मोन सिक्रीट ही नहीं होगा, वो फेस पे दिखता है। ठीक है मैम। और अगर किसी को एक्ने इन सब के बावजूद भी आ रहे हैं और कुछ वो हर्ब्स चाहता है या कुछ सजेशन चाहता है आपसे, तो कुछ बताइए मैम। एक्ने के लिए सबसे अच्छा जो है, आप आयुर्वेद में लीवर टॉनिक्स लीजिए। मैं तो बोलूँगी वेट लॉस के लिए भी लीवर टॉनिक्स लीजिए। डोंट गो फॉर एनी सप्लीमेंट जो वेट लॉस कर रहा है। एक्ने के लिए आप लीवर टॉनिक्स में जाइए। जैसे जैसे आपका लीवर अच्छा होगा, आपके एक्ने अपने आप चले जाएंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट, एक छोटी सी हर्ब, 150 रुपये की मेडिसिन, आरोग्यवर्धनी वटी। ये अकेली एक ऐसी मेडिसिन है जो आपके लीवर को भी अच्छा करेगी, आपके डाइजेशन को भी अच्छा करेगी, और आपके पेट की गर्मी को भी दूर करेगी। और अगर किसी की बॉडी में ज़्यादा हीट है, बहुत ज़्यादा एक्ने है, मार्क्स छोड़ देते हैं, तो कामधुधा रस मोती युक्त साथ में इंक्लूड कर लें। तो बाकी ये है कि आप पर्सनली जाके किसी भी चिकित्सक को दिखा सकते हैं, बट आइडियली ये दोनों मेडिसिन काफ़ी सेफ़ हैं। हाँ, जिसको किडनी की प्रॉब्लम है वो ये दवाइयाँ ना लें। मैम हमारा जब लास्ट पॉडकास्ट हुआ था तो उस पे ना मुझे काफ़ी सारे कमेंट्स देखने को मिले थे। आजकल क्या हो गया ना मैम, हम सभी लोग सोशल मीडिया को देख रहे हैं, लड़कियां भी देख रही हैं। अब क्या है ना, एक बहुत ही फिक्शनल लाइफ हो रही है कि भाई ऐसी बॉडी परफेक्ट है, मेरी कमर इतनी होनी चाहिए, मेरा बॉडी फिगर ऐसा होना चाहिए। अब उसके लिए लोग ना बहुत सारे अलग अलग तरीके अपना रहे हैं। देर आर एस्थेटिक ट्रीटमेंट जिससे लोग अपने बॉडी में चीज़ें इन्हांस कर दे रहे हैं, या कुछ मतलब उनको जो उनके पास है वो उन्हें कम लग रहा है। तो एज ए डॉक्टर आपके पास भी ऐसे पेशेंट्स आते होंगे, तो मुझे आप पहले तो ये बताइए कि जो लड़कियां इन चीज़ों को लेकर इनसिक्योर फील कर रही हैं उन्हें करना चाहिए क्या? और दूसरा कि जो छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं जिनको आदमी या एस्थेटिक ट्रीटमेंट लेने के सोच रहा है या कुछ ऑपरेशंस के थ्रू हटवाने की सोच रहा है, तो वो ना करके कोई आयुर्वेदिक में इलाज हो तो बताइए। हमें कभी भी किसी को देख के ना परफेक्शनिज्म की तरफ नहीं जाना चाहिए। पता नहीं वो दूसरा बंदा कितने इम्बैलेंस ऑफ हार्मोन्स, आपको पता है एस्थेटिक्स करवाने के बाद कितना हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है। एक एज है, अगर आप टीनेज में बोलोगे कि हाँ आई एम नॉट गुड, या मेरी फिगर अच्छी नहीं है, या ब्रेस्ट एनलार्जमेंट नहीं है, या मेरी बॉडी उतनी अच्छी नहीं है जितनी होनी चाहिए, इट्स अ एज। आफ्टर मैरिज हार्मोन चेंज होगा, आपका बेबी होगा, एवरीथिंग विल बी देयर। तब आप बोलोगे मेरा वेट लॉस नहीं हो रहा है, मेरे को वेट लॉस करना है, मेरे को अपनी फिगर मेंटेन करनी है, तो देयर इज़ अ एज। आई थिंक वी शुड वेट फॉर अ गुड एज। और हम जितना खुश रहेंगे, हमारे नेचुरल हार्मोन सिक्रीट होंगे, और उससे परफेक्ट कोई नहीं है। आप जितने फिल्म स्टार्स को देख लो जिन्होंने ये ट्रीटमेंट्स लिए, आधे हेल्दी, नो, उनको बार बार जाना पड़ता है इन चीज़ों के लिए, चाहे प्लास्टिक सर्जरीज करवाई है, कुछ भी कराया है, दे आर नॉट गुड। वो इतने बल्कि लगते हैं, इतना बेकार लगता है। तो जो परफेक्ट है, जो योगा को फॉलो कर रहे हैं, अपने आप को खुश रख रहे हैं, या एंटरप्रेनर बन गए हैं, या अपनी फील्ड में अच्छा कर रहे हैं, अपने मेंटल लेवल पे जिसने कंट्रोल किया है, उनकी बॉडी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। मैम अभी आपने ना ब्रेस्ट इन्लार्जमेंट एक टर्म यूज़ किया। लड़कियों में ना दो टाइप की प्रॉब्लम है। एक तो लोग आइडियल कप साइज़ ढूंढ रहे हैं। मेरा एक प्लास्टिक सर्जन से पॉडकास्ट हुआ था तो उन्होंने मुझे बताया कि उनके पास सबसे ज़्यादा फीमेल आज की डेट में दो तरीके की आ रही हैं। देर आर वुमेन जो चाह रहे हैं उनका ब्रेस्ट का साइज़ इंक्रीज़ किया जाए, एंड देर आर वुमेन जो उन्होंने बोला कि जेन्युइनली एक प्रॉब्लम होती है कि देर इज़ अ पर्टिकुलर कप साइज, उससे ज़्यादा अगर वुमेन का ब्रेस्ट होता है तो वो बहुत हैवी फील होता है बॉडी पे, बैक पे इशू आता है। तो ये दो केसेस ऐसे प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो क्या आयुर्वेद में इनका कोई सॉल्यूशन है किसी तरीके से, जो भी इस तरीके को मतलब एसिडिक ट्रीटमेंट लेने की जगह कोई आयुर्वेद का रास्ता अपना के ये चीज़ करी जा सके? मैंने आपको बताया, जिनको तो सैगी फील होता है, दे कैन स्टार्ट टेकिंग शतावरी। शतावरी इज़ अ वेरी गुड फीमेल हार्मोन जो ईस्ट्रोजन सिक्रीट करता है। आप उसको ज़रूर कंज्यूम करिए अगर आपको ऐसा फील होता है। आप 6 महीने लीजिए, 1 साल लीजिए, इट्स वेरी गुड। आपके मूड को अच्छा करेगा, आपके हार्मोन्स को अच्छा करेगा, आपकी सेगीनेस को दूर करेगा। और जो बहुत ज़्यादा एनलार्ज्ड फील करते हैं, उनको अगर कम करना है तो दे शुड गो फॉर योगा एंड वर्कआउट्स। उनको एक्सरसाइज अपनी इंक्लूड करनी चाहिए ताकि उनकी बॉडी भद्दी ना लगे, एक जैसा लगे। किसी का पेल्विक एरिया ज़्यादा लगता है, किसी का अपर एरिया ज़्यादा लगता है, दैट शुड लुक ओके वंस यू आर इनटू अ प्रैक्टिस। मैं ये बोलूँगी 24 घंटे में से 30 घंटे अपनी बॉडी को दे दो, आपकी बॉडी अपने आप शेप में आ जाएगी। आयुर्वेद कहता है, आपने आप मुझसे आयुर्वेद में सॉल्यूशन पूछा, आयुर्वेद कहता है दिनचर्या फॉलो करो, सब ठीक हो जाएगा। मतलब अपनी रूटीन अच्छी कर लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैम लास्ट टाइम जो हमारा पॉडकास्ट हुआ था ना, उसमें इरेगुलर पीरियड्स के हमारे जो भी कंटेंट थे वो बहुत उठे थे। तो उससे मुझे ये समझ में आया कि एक्चुअल में ये बहुत लार्ज स्केल पे एक प्रॉब्लम बन के उभर रही है। तो कुछ उपचार बताइए इसका कि कैसे इसको सॉल्व किया जाए। आपके माध्यम से लोगों ने अप्रोच भी किया, और कई लोग इसको इग्नोर कर रहे थे कि जस्ट इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ।
उस चीज़ में आई थिंक कि आपने भी बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया, क्योंकि लोगों को सही नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है। कई लोग सोचते हैं कि चल इर्रेगुलर पीरियड्स है, कोई बात नहीं, ब्लीडिंग नहीं हो रही है, बच्चा हेल्दी है, वो चीज़ें गलत है। हम कभी भी देखो, इर्रेगुलर पीरियड्स 1-2 दिन ऊपर नीचे होना इज़ ओके, पर 1 महीना या 15 दिन ऊपर नीचे होना इज़ नॉट ओके। और कई बार तो ऐसा होता है कि किसी को इतनी सीवियर ब्लीडिंग होती है, 15-15 दिन ब्लीडिंग रहती है, बाद में अल्ट्रासाउंड कराओ तो पता लगता है फाइब्रॉइड है, और फाइब्रॉइड इतने बड़े बड़े साइजेस के, 8-8 10-10 फाइब्रॉइड, मतलब एक मुट्ठी जितना यूट्रस है आपका, उसके अंदर 8-8 10-10 फाइब्रॉइड कैसे अकोमुलेट होंगे, आप खुद सोचो। इतना बल्कि यूट्रस हो जाता है, 5 सेंटीमीटर का, 10 सेंटीमीटर का, इतने ज़्यादा फाइब्रॉइड्स। तो उन फाइब्रॉइड्स में जब ब्लीडिंग होती है तो खून के कत्थे निकलते हैं, और ऐसे पेशेंट्स को जब छोटा मटर के दाने जितना होता है फाइब्रॉइड, तो डॉक्टर्स कहते हैं, एलोपैथिक डॉक्टर्स, मॉडर्न साइंस, कोई बात नहीं, अब चिंता मत करिए, कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप जो कर रहे हैं, जो खा रहे हैं, जैसे जी रहे हैं जियो, देखा जाएगा बाद में, अभी आपको इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। विदिन 1 ईयर ऐसे पेशेंट्स 1 साल के अंदर या 2 से 3 साल के अंदर तो 100% है, इतने बल्कि यूट्रस एंड सो मैनी फाइब्रॉइड्स इनसाइड, और उनको पता कब चलता है, जब उनके पीरियड्स ही नहीं बंद होते। ऐसे ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको 40-40 दिन पीरियड आए, HB उनका 5 ग्राम से कम गिर गया, और फिर इमरजेंसी हॉस्पिटल में एडमिट होकर ब्लड चढ़ाया, और उसके बाद डॉक्टर ने बोला अब तो इमरजेंसी आपका यूट्रस रिमूव करना पड़ेगा। पर आपको पता है यूट्रस रिमूव करने के बाद आपकी हड्डियाँ खोखली हो जाती हैं। आप उन महिलाओं से जाके पूछिए जिनकी हिस्टेक्टमी हुई है, यानी जिनका यूट्रस रिमूव हुआ है, वो चलते फिरते हाथ लग जाए फ्रैक्चर हो जाता है। एक पेशेंट तो कहती चलते चलते मेरा अंगूठा पैर का दीवार पे लगा, उससे फ्रैक्चर हो गया। मतलब आप वो नौबती क्यों आने दे रहे हो? अगर आपको लग रहा है आपके पीरियड्स का ब्लीडिंग ठीक नहीं है, खून के कत्थे निकल रहे हैं, तो इमीडिएटली कॉन्टैक्ट योर डॉक्टर, या इमीडिएटली आप नियर बाय किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर को बताइए, आप हमें ऑनलाइन कंसल्ट करिए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, आपका जो पीरियड है ना, वो आपका रिपोर्ट कार्ड है। मतलब हर फीमेल को मैं ये कहूँगी कि आपके जो मंथली पीरियड्स है, इट्स योर रिपोर्ट कार्ड। वो अगर सही है तो आप ठीक हो। अब कईयों को क्या होता है कि 35 के बाद जाके पीरियड्स का फ्लो ही कम हो जाता है, सिर्फ 1 दिन आ रहा है, वो सोचते हैं हाँ कोई बात नहीं, हमारे पीरियड्स तो बंद हो रहे हैं, मीनोपॉज में जा रहे हैं इसलिए हो रहा है। नो, दैट इज़ नॉट ओके। उसमें भी ये दिक्कत आती है, उसमें भी कहीं ना कहीं कोई अनडायग्नोज चीज़ आपके अंदर है, या कोई यूट्राइन पॉलिप है, या एंडोमेट्रियोसिस है, कुछ ना कुछ तो है। एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड होता है, 1000 रुपये का, जाके करा लो, क्यों बड़ी बड़ी सर्जरीज़ के लिए वेट करना। तो इस चीज़ को कभी भी हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। इरेगुलर पीरियड्स, हैवी ब्लीडिंग, क्लॉट निकल रहे हैं, या पेनफुल पीरियड्स हो रहे हैं, या फिर महीने महीने के गैप के बाद आ रहे हैं, नहीं, बिल्कुल इग्नोर मत करो। मैम, अगर मैं आपसे 4 सिम्टम्स पूछूं कि मुझे बताओ कि भैया अगर ये 4 किसी में है तो इसका मतलब उस महिला की बॉडी जो है सही नहीं है। 4 सिम्टम्स, सबसे पहले इर्रेगुलर पीरियड्स, पेनफुल पीरियड्स, तीसरा ब्लीडिंग, या तो अगर आपकी 1 दिन है या उससे भी कम है, या इतनी है कि 1 दिन में आप 4-4 5-5 पैड यूज़ कर रहे हो, या इतनी है कि आप 7-7 10-10 दिन ब्लीड कर रहे हो, तो इसका मतलब आप सही नहीं हो। और चौथा पॉइंट, फेशियल हेयर्स। फेशियल हेयर तो सबसे कॉमनली हार्मोनल इम्बैलेंस का साइन है। जैसे आपकी बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ही फेशियल हेयर्स आएंगे। फेशियल हेयर्स क्यों आते हैं? अब मेन के क्यों होते हैं? क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा है, एंड्रोजन ज़्यादा है। अब वो जब फीमेल में ज़्यादा होगा, यानी उसका अपना हार्मोन नीचे चला गया और मेल हार्मोन बढ़ गया, तो उसके फेशियल हेयर्स आने लग जाएंगे। क्या करते हैं? प्लकिंग कराने लग जाएंगे, रगड़ने लग जाएंगे। वो रूट कॉज को तो ठीक करो। तो मैम, आजकल क्या है कि जो यंग कपल्स हैं सब सेक्सुअली एक्टिव हैं और जनरेशन चेंज हो रही है, तो अब प्रॉब्लम क्या हो रही है कि अबॉर्शन जैसी प्रॉब्लम्स और ये सब चीज़ें ना बहुत लार्ज स्केल पे हो रही हैं। और बहुत बार हम सुनने को देखते हैं कि किसी ने एक दवाई खा ली है, उस पर फिर लड़कियों को बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग होती रहती है अबॉर्शन के लिए। तो इज़ इट सेफ़? बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है, और मैं तो यही बोलूँगी कि ये चीज़ इल्लीगल है। मतलब हर चीज़ का एक समय है, आप उसको उस समय के लिए रखेंगे ना तो बहुत अच्छा है। आफ्टर मैरिज आप उस चीज़ में जाते हैं तो बहुत अच्छा है, लेकिन बिफोर मैरिज अगर यंग जनरेशन में आप जाते हैं, आपको नहीं पता, आप बच्चे हो, आपका दिमाग उतना सही नहीं है, हो सकता है किसी को एड्स हो, सिफिलिस हो, गनोरिया हो, कैलामाइडिया हो, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो, हाउ कैन यू रिलाई ऑन समबडी? तो हमें हमेशा एक सही एज का वेट करना चाहिए। और जो लोग या जो टीनेजर्स या जो यंग कपल्स, अनमैरिड कपल्स इस तरह से करते हैं, उन केसेस में इनफर्टिलिटी 100% हो जाती है, क्योंकि इनिशियली जब उन्होंने ये MTP किट्स वगैरह ली होती हैं, उसके बाद उनका हार्मोन इम्बैलेंस होना पक्का है, बिकॉज आपने आर्टिफिशियली इंड्यूस किया ना, आप अपनी बॉडी के अगेंस्ट गए। आयुर्वेद कहता है बॉडी की सुनो, जो आपकी बॉडी का नेचुरल हार्मोन पैटर्न है उस पर रहो। आप आर्टिफिशियल हार्मोन्स खाओगे, आपका पैटर्न खराब होना ही है, आप अपनी लाइफ भी खराब करोगे, और आपके साथ जो जुड़ने वाली फैमिली है उसकी भी लाइफ खराब करोगे। मैम, आयुर्वेद में भी कुछ अबॉर्शन का तरीका था क्या पहले? देखिए, जिनकी फैमिली कंप्लीट है उनको मैं नेचुरली बताना चाहूँगी कि अगर आपको बार बार प्रेगनेंसी होती है तो आप कच्चा पपीता खाइए, डेट्स खाइए, अदरक वाली चाय ले लो। वैसे हम चाय मना करते हैं, बट उस टाइम के लिए यू कैन हैव जिंजर।
जिंजर टी ले सकता है, जिंजर या पपीता। आपको पता है पपीते में या कच्चे पपीते में आयुर्वेद में इसको माना गया है इट्स अ फ्लशिंग आउट, मतलब प्रेग्नेंट वूमेन को अगर पपीता खिला दो अबॉर्शन हो जाता है, ये बॉडी में कुछ भी रहने नहीं देता। मतलब पपीते में इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं कि कच्चा पपीता खा के किसी का भी अबॉर्शन या ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आप नेचुरली इस तरह से कर सकते हो। मैम मैंने पिछले पॉडकास्ट से हमारे कुछ कमेंट्स उठाए और उससे मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, आप मुझे बताइएगा एक वेजाइनल ऑर्डर को कैसे मेंटेन रखा जाए, सही रखा जाए, इस पे काफ़ी औरतों ने क्वेश्चंस पूछा था, तो आप ज़रूर इस पे बताइए। देखिए वेजाइना के बाहर एक बार्थोलियन ग्लैंड है जो ठीक है। नेचुरल सिक्रीशन करती है, जो उसको लुब्रिकेट रखती है और उसका जो अंदर का फ्लोरा है वो थोड़ा सा एल्कलाइन रहता है, जिससे आपको जो है इन्फेक्शन नहीं होता। लेकिन अगर आपकी बॉडी में एसिडिक बहुत ज़्यादा है या अगर आप इंटरकोर्स के बाद जलन फील कर रहे हो, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है, इसका मतलब है यू नीड टू रूल आउट 2 थिंग्स। बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो सकता है 100%, आप यूरिन टेस्ट करवा लीजिए, उससे आपको क्लियर हो जाएगा। और अगर फिर भी उसमें नॉर्मल आता है और आपको बहुत ज़्यादा फाउल स्मेल आ रही है, यू कैन गो फॉर पैप स्मेयर। अंदर हो सकता है कोई नेबोथियन सिस्ट या कोई सर्विसाइटिस हो। क्या जा सकते हैं मैम? अ, आपने क्या बोला कि वो? नेबोथियन सिस्ट ओके। या सर्विसाइटिस यानी यूट्रस के मुंह पे स्वेलिंग। तो 2 टेस्ट इज़ इम्पॉर्टेंट, यूरिन टेस्ट एंड पैप स्मेयर। एक कमेंट है कि प्राइवेट पार्ट्स पे काफ़ी ईचिंग होती है, तो हाउ टू डील विद इट? देखिए पहले ईचिंग देखिए, अगर ईचिंग ब्लैकिश और ग्रेइश कलर के आपके मार्क्स बन गए हैं वेजाइना के नियर बाय, तो इट कैन बी अ साइन ऑफ फंगल इन्फेक्शन। तो उसके लिए आप कोई भी एंटीबायोटिक खाने की ज़रूरत नहीं है, आप ठंडी तहसीर की चीज़ें खाएंगे तो वो ठीक होगा। वी वॉश, डिटोल, सैवलॉन यूज़ नहीं करना है, उससे वो एरिया बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हो जाता है। सेकेंडली आरोग्यवर्धिनी और कामदूदा, जैसे मैंने आपको पहले बताया, बहुत ठंडी दवाइयाँ हैं, लीवर को मेटाबोलाइज करती हैं। तो जितना हमारा पेट ठंडा रहता है, हमारे जेनिटल पार्ट्स भी उतने अच्छे रहते हैं। कोई सिंथेटिक या जैसे हम आजकल स्पोर्ट्स वियर, जिम वेयर करते हैं, मेक श्योर यू आर वेयरिंग कॉटन क्लोथ्स फॉर योर जेनिटल एरिया सो दैट इट्स ऑलवेज मॉइस्ट, बिल्कुल ना रहे, मतलब उस एरिया को हम ड्राई रख पाएँ। तो इससे ही हम काफ़ी हद तक उसको कंट्रोल कर लेंगे। मैम एक क्वेश्चन अभी मेरे दिमाग में आया है, एक पॉडकास्ट बड़ा वायरल हुआ है, क्लिप वायरल हुई है, उसमें ये बोला गया है कि महिलाओं को रात में इनर वियर्स पहन के नहीं सोना चाहिए वरना इट कैन कॉज कैंसर। आई थिंक आपने भी वो रील देखा होगा, तो ये सच है क्या ये बात, मतलब मैम? जैसे मोस्टली फीमेल सोते वक्त रात को ब्रा या टाइट वेस्ट पहन के सोते हैं, तो उससे क्या होता है कि जितने हमारे ग्लैंड्स हैं वो कंस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। Okay. अगर ब्लड फ्लो अच्छी तरह नहीं जाएगा तो इट कैन लीड टू कैंसर ऑल्सो लेटर ऑन। Okay. और बहुत ज़्यादा फीमेल्स आती है ब्रेस्ट में बेनाइन ट्यूमर्स को लेकर, यानी गांठें बन गई हैं। बहुत फीमेल्स इससे रिलेट कर पाएंगी कि उनके शरीर में बहुत ज़्यादा गांठें बनने लग जाती है ब्रेस्ट एरिया के अराउंड, तो वो डर जाती हैं कि कहीं ब्रेस्ट कैंसर तो नहीं हो रहा। सबसे पहले तो आप रात को अपने जो है लूज फिट, मतलब एकदम लूज फिटिंग वाले क्लोथ्स पहन के सो, बिल्कुल भी उस एरिया को टाइट मत करो। आप सारा दिन वर्क कर रहे हो, आपने पहन लिया, लेकिन बाय द एंड ऑफ द डे यू शुड बी रिलैक्स। सेकेंडली, अगर छोटी सी भी कोई गांठ फील हो रही है, गो फॉर अ मैमोग्राफी और एक्सरे, सी कि कहीं वो कैंसरस तो नहीं है। और अगर वो कैंसरस नहीं है तो आयुर्वेद में एक ट्रीटमेंट आता है पत्र पिंड स्वेद, मतलब हमने बहुत से बेनाइन ट्यूमर्स इस तरह से ठीक किए हैं। इट्स जस्ट अ हॉट फर्मेंटेशन ऑन द अफेक्टेड पार्ट, तो उससे वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। लड़कियां आजकल ना वेट लॉस को लेके बहुत इनसिक्योर हैं, और मेरी एक रिसेंटली एक फ्रेंड है, तो मुझे याद है, मतलब अभी पॉडकास्ट चल रहा है तो मुझे याद है, उसने 1.5 लाख का एक ट्रीटमेंट ले लिया है और वो रुपए उसने खर्च कर दिए। बायोट्रिक सर्जरी, हाँ, ऐसा ही कुछ किया है मशीनों के थ्रू, वेट कम करने का, और कुछ नहीं हुआ। वो जो पेट था उतने का उतना ही है, मतलब ऐसा वो बताती है अभी। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये जो इनसिक्योरिटी को बिजनेस बना दिया गया है, और ये वेट लॉस के लिए महिलाएं जो अलग अलग चीज़ें यूज़ कर रही हैं, सलोन्स में आप देखिए स्लिमिंग किट बेची जा रही है, तो पहले तो कुछ ये बताइए कि भैया ये इनसिक्योर फील करना सही है कि नहीं, ये नेचुरली ही पेट ऐसा बन जाता है एक टाइम के बाद, या फिर अगर कोई नेचुरली वेट लॉस करना चाहे तो कैसे कर सकता है? देखिए आपके हाथ में है। पहले तो मैं ये बोलूँगी जितने भी सप्लीमेंट्स हैं ना मार्केट में, उसके पीछे मत भागो। उसमें कहीं ना कहीं मेटफॉर्मिन होगा जो शुगर की मेडिसिन में यूज़ होता है, वो इंसुलिन रेजिस्टेंस पे कम करता है, और मोस्टली वेट लॉस की चीज़ों में वही डला होता है जो इंस्टेंटली लोग वेट लॉस करते हैं। जैसे आपने ड्रिंक छोड़ी या वो प्रोडक्ट छोड़ा, आपका डबल गेन होगा। तो आपको बेस पे काम करना है। बेस पे क्या, अपनी बॉडी में वाटर रिटेंशन मत होने दीजिए। ज़्यादा वाटर इनटेक या सॉल्ट इनटेक जो है उसको रिस्ट्रिक्ट करिए, मतलब उतना ही लीजिए जितनी बॉडी को ज़रूरत है। दूसरा, मैं हर महिला को बोलूँगी 40 दिन ये करके देख लो। आप आटा छोड़ दो, चावल छोड़ दो, आलू छोड़ दो, मीठा छोड़ दो, सिर्फ 4 चीज़ें। ये 4 चीज़ें छोड़ दो, 40 दिन बाद अपना वेट चेक करो, नेचुरली 4 to 5 kg वेट लॉस होगा।
अगर आप अपनी बॉडी पे मतलब अपने लिए अच्छा खाओ ना। हम कहते हैं इंडियन डाइट में प्रोटीन नहीं है। अच्छा, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि प्रोटीन हर जगह बिक रहा है, हर जगह प्रोटीन के बारे में आ रहे हैं, वे प्रोटीन्स आ रहे हैं, हर तरह के प्रोटीन्स आ रहे हैं। आपको पता है मनविंदर जी, लैंसेट जो है इट्स अ रिसर्च जर्नल, इसमें लिखा गया है, रिसर्चर्स में साइंटिस्ट ने बताया है कि 0.8 ग्राम प्रोटीन ही चाहिए हमारी बॉडी को पर केजी बॉडी वेट। मान लीजिए अगर किसी का 60-70 है तो उसको भाई सिर्फ 50 ग्राम ही चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। और वो 50 ग्राम हमारी प्लेट में पूरा होता है, बीन से पूरा होता है, दालों से पूरा होता है, पनीर से पूरा होता है, टोफू से पूरा होता है, सोयाबीन से पूरा होता है, इन चीज़ों से वो पूरा हो जाता है। हाँ, जो लोग जिमिंग कर रहे हैं, एक्स्ट्रा मसल मास बढ़ा रहे हैं, उनको 1.2 to 1.4 ग्राम चाहिए होता है। वो अगर एक्स्ट्रा कंज्यूम कर रहे हैं तो उनका वो मसल उसको कंज्यूम कर रहा है। बट आपको ये जितने मार्केट में वे प्रोटीन्स हैं या कुछ भी प्रोटीन के नाम पे बिक रहा है कि हाँ इंडियंस जो है प्रोटीन कम खाते हैं, फॉरेनर्स को प्रोटीन की ज़्यादा नॉलेज है, ऐसा नहीं है। इंडियन की डाइट बहुत अच्छी है। हाँ, वो हो गया कि पुरानी जो माताएं होती थी वो खेतों में काम करती थी या घरों में काम करती थी चूल्हे पे पैरों के बल बैठ के, तो वो स्लिम रहती थी। तो आजकल क्या है कि हम खा तो रहे हैं लेकिन सिडेंट्री लाइफस्टाइल है, उसको डाइजेस्ट ही नहीं कर रहे, कोई वर्कआउट नहीं कर रहे, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं कर रहे। लेकिन प्रोटीन का ओवरडोज नहीं करना चाहिए। इट कैन लीड टू किडनी डैमेज, इट कैन लीड टू ओवर प्रोडक्शन ऑफ योर यूरिक एसिड ऑल्सो। मैम चलते चलते मेरा लास्ट क्वेश्चन है आपसे कि आजकल पीरियड्स के लिए ना बहुत सारे मार्केट में प्रोडक्ट्स हैं, लाइक देर इज़ अ पीरियड पैंटी, देर इज़ हमारा जो नॉर्मल पैड्स होते हैं, देन देर इज़ टेम्पॉन। तो व्हाट डू यू सजेस्ट कि महिलाओं को ये वाला यूज़ करना चाहिए? आई थिंक कि देखो, जब बॉडी से टॉक्सिन्स निकल रहे हैं, एंडोमेट्रियम शेड आउट हो रहा है, आप जितना मर्जी किसी चीज़ को वॉश कर लो, उसमें कुछ ना कुछ तो इन्फेक्शन टॉक्सिन रहेगा ही। और जैसे टेम्पोज यूज़ करता है, उससे बैक फ्लो जाता है ब्लड का। मेरा पर्सनल ये रिकमेंडेशन है कि यू कैन यूज़ योर पैड एंड थ्रो इट। दिन में 1-2 बार पैड चेंज करो, थ्रो करो, और कोशिश करो कि हाँ, मुझे पता है सिंथेटिक पैड है, उससे भी प्रॉब्लम होती है, लेकिन जितनी मार्केट में चीज़ें अवेलेबल आई थिंक उसमें सबसे सेफर वही है। Okay. कि आप थोड़ा जितना कॉटन बेस्ड पैड यूज़ कर सको वो अच्छा है। पर टेम्पोज या पीरियड पैंटी आई वोंट रिकमेंड, बिकॉज आप उसको जितना मर्जी धो लो, आप मतलब इतना यू कांट से कि इन्फेक्शियस नहीं है या कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन नहीं है, कुछ नहीं है, तो अननेसेसरी या अननोइंगली किसी और इन्फेक्शन की तरफ जाने से अच्छा है जस्ट यूज़ द थिंग एंड थ्रो इट। थैंक यू सो मच अमिता मैम। अब लास्ट में आपको कोई मिलना चाहे, आपसे कोई ओपीडी लेना चाहे तो कहाँ पे आ सकता है, कैसे मिल सकता है, और अगर कोई ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहे तो कैसे मिल सकता है? देखिए, यू कैन कॉन्टेक्ट अस ऑन 9878039127। ये हमारा नीचे नंबर फ्लैश कर रहा है, आप इस पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और पर्सनली मिलना हो तो आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं कि किस टाइम पे, बिकॉज वी हैव 22 क्लिनिक्स, तो हम किस टाइम पे कहाँ अवेलेबल हैं ये बताना मुश्किल है। तो आप हमारे नंबर पे कॉन्टेक्ट करके आप देख सकते हैं। अगर तो आपके एरिया में है या आपकी लोकेशन में है तो वी कैन हैव इन पर्सन कंसल्टेशन, अदरवाइज हम ऑनलाइन कंसल्टेशन के लिए अवेलेबल हैं। मैम व्हाट वुड बी द बेस्ट एडवाइस यू वुड गिव टू वुमेन? अपने आप से प्यार करो। मैं तो एक छोटी सी बात बोलूँगी, अपने लिए टाइम निकालो, अपने आप से प्यार करो और ना कहना सीखो। जो लोग ना नहीं ना कहते, जैसे माएँ हैं किचन में लगी हैं, गेस्ट आके खाना बना रही हैं, थक गई हैं, फिर भी किसी ने कुछ मांग लिया, चल यार चले जा रहे, ये लर्न टू से नो। क्योंकि वो ना जब आप बाहर नहीं ना कहते, वो ना आपके अंदर जब रहता है, वो अंदर ही अंदर एनजाइटी और आपको पता नहीं कितना स्ट्रेस हार्मोन आपके इंक्रीज़ कर देता है। तो अपने लिए समय निकालो, जो आपको अच्छा लगता है ज़रूर करो, अपनी बॉडी को आधा घंटा ज़रूर दो। वो आधा घंटा ये नहीं है कि घर के काम कर लिए मेरी एक्सरसाइज होगी। कई लोग ये कहते हैं डस्टिंग कर ली, पोछा कर लिया, झाड़ू कर लिया, मेरी एक्सरसाइज। नो, दैट इज़ मीन्स योगा, एक्सरसाइज या कोई ऐसी चीज़ जिसमें आपको संतुष्टि हो, जिसके आपका मन खुश हो। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू जी।